हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज दो नामों की, यानी दिग्गज फिल्मकारों वी शांताराम और के आसिफ की और उनकी जिंदगी और मिजाज से जुड़े दो बेहद दिलचस्प हिस्सों की। तो आइए शुरू करते हैं वी शांताराम से कि उन्हें क्यों अलग होना पड़ा था उस कंपनी से जिसकी नींव उन्होंने खुद रखी थी। वो कंपनी थी प्रभात, जिसकी नींव वी शांताराम ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर रखी थी। प्रभात फिल्म कंपनी 1930 और 40 के दशक की सफलतम और प्रतिष्ठित फिल्म कंपनी थी, जिससे जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों को सम्मान से देखा जाता था। और इसकी वजह थी कंपनी के संस्थापकों और कंपनी से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों की संभ्रांत पारिवारिक पृष्ठभूमि। कंपनी से जुड़ी महिला कलाकार भी इज्जतदार घरानों से आती थी। प्रभात फिल्म कंपनी के संस्थापकों में वी शांताराम और उनके 4 साथी विष्णुपंत दामले, शेख फत्तेलाल, केशवराव धायबर और कोल्हापुर के एक बड़े व्यापारी सीताराम बी कुलकर्णी शामिल थे। साल 1929 से साल 1931 के बीच प्रभात के बैनर में 6 साइलेंट फिल्मों का निर्माण किया गया और फिर साल 1932 में इस कंपनी को कोल्हापुर से पुणे शिफ्ट कर दिया गया। प्रभात के बैनर में मराठी भाषा की पहली टॉकी अयोध्याचा राजा और भारत में बनी दूसरी रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अमृत मंथन, धर्मात्मा, अमर ज्योति, संत तुकाराम, दुनिया न माने, आदमी और पड़ोसी जैसी धार्मिक और सामाजिक फिल्में बनी थीं। इनमें से ज्यादातर का निर्देशन वी शांताराम ने किया था, लेकिन प्रमुख संस्थापक सदस्य होते हुए भी साल 1942 में वी शांताराम को प्रभात फिल्म कंपनी से अलग होना पड़ा और इसकी वजह थी कंपनी के लिए खुद के बनाए नियमों का उल्लंघन। दरअसल कंपनी के सभी संस्थापक मराठी भाषी थे जो पूरी तरह भारतीय परंपराओं और संस्कृति में यकीन रखते थे। इन सभी ने मिलकर कंपनी के लिए जो नियम बनाए थे उनमें पहला और प्रमुख नियम था सच्चरित्रता का, अर्थात कंपनी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके कैरेक्टर पर उंगली उठे। वी शांताराम के निर्देशन में साल 1941 में प्रभात के बैनर में बायलिंगुअल फिल्म हिंदी में पड़ोसी और मराठी में शेजारी बनी। शेजारी में एक नई लड़की जयश्री ने काम किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वी शांताराम को जयश्री से मोहब्बत हो गई और उन दोनों ने शादी कर ली। इस बात से प्रभात फिल्म कंपनी में खलबली मच गई, क्योंकि वी शांताराम एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार व्यक्ति थे। उनकी शादी साल 1922 में विमला ताई से हुई थी। प्रभात फिल्म कंपनी का नाम भी वी शांताराम के बेटे प्रभात कुमार के नाम पर रखा गया था और अब वी शांताराम ने एक खुद ही अपने चरित्र पर उंगली उठाने वाला काम किया था। दूसरे, जयश्री भी अब शादीशुदा होने की वजह से प्रभात में नहीं रह सकती थी। ऐसे में प्रभात के बाकी 4 पार्टनरों के दबाव की वजह से जयश्री और वी शांताराम को प्रभात छोड़ना पड़ा। वो पुणे से मुंबई चले आए, जहां लालबाग के इलाके में उन्होंने साल 1942 में राजकमल कला मंदिर की स्थापना की। और अब बात के आसिफ की। के आसिफ यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जो अपनी फिल्मों में छोटी से छोटी बात पर भी किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। शूट किए जाने वाले हर एक सीन की बारीकियों पर वो पैनी नजर रखते थे
और जब तक मनचाहा शॉट न मिल जाए वो लगातार रीटेक पर रीटेक करते रहते थे। और अगर उन्हें लगता था कि आज उनके मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा तो फौरन पैकअप कर देते थे। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उस रोज की शूटिंग पर प्रोड्यूसर का कितना पैसा खर्च हो चुका है। और यही उनकी खूबी थी जिसने मुगले आजम को हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे शानदार फिल्म का दर्जा दिलाया था। 1960 के दशक की शुरुआत में के आसिफ ने गुरुदत्त और निम्मी को लेकर लैला मजनू की प्रेम कहानी पर फिल्म लव एंड गॉड शुरू की, लेकिन गुरुदत्त के गुजर जाने की वजह से ये फिल्म अटक गई। कुछ सालों बाद उन्होंने गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को लेकर दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू की। एक रोज फिल्म के सेट पर 150 जूनियर आर्टिस्ट मौजूद थे। जगह जगह पानी के फव्वारे लगे हुए थे, ऊंटों के काफिले आ जा रहे थे। सीन कुछ ऐसा था कि कुछ मौलाना कैस यानी संजीव कुमार की जांच करते हैं कि कहीं वो दिमागी तौर पर बीमार तो नहीं है। इसके लिए वो कैस को आईना दिखाकर पूछते हैं कि शीशे में किसका अक्स है, और उसी वक्त पीछे छज्जे पर लैला आ जाती है जिसका अक्स आईने में पड़ता है और कैस चिल्ला पड़ता है, हाय लैला। इस शॉट के लिए घंटों लाइटिंग हुई, कैमरा प्लेसिंग की तैयारियां होती रही। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद संजीव कुमार को सेट पर बुलाया गया कि आसिफ ने एक नजर संजीव कुमार पर डाली, फिर सिगरेट का गहरा कश लिया और कड़कती आवाज में बोले, पैकअप। सेट पर सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। के आसिफ ने संजीव कुमार के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी आंखों में थकावट नजर आती है, जाओ होटल में जाओ और सो जाओ। उस रोज के शूट पर प्रोड्यूसर का 80,000 रुपया खर्च हुआ था जो बेकार गया। ये दोनों घटनाएं मुझे रेडियो चैनल बिग FM 92.7 के शो सुहाना सफर की रिसर्च और राइटिंग के दौरान पता चली थी। तो ये थे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज दो बड़े नामों की जिंदगी और मिजाज से जुड़े दो किस्से। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 110 की, जिसमें होंगे 1940 और 50 के दशक के स्टार सुरेश। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे वाले, जो आज भुला दिए गए हैं। बीते हुए दिन पर आप इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके, जिसकी इस चैनल को जरूरत भी है। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा के बीते दौर के भूले बिसरे कलाकारों, भूले बिसरी कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।